हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर 9 होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट मीन्स कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए कि आप इसके पीछे वाला लेक्चर देख के आओ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। कहीं ना कहीं आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात और याद रखना, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कभी भी पहले नहीं पढ़ा, आप इस सीरीज को फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि दैट्स गोइंग टू बी वंडर फॉर यू। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कम समय में करते हैं, यही यहाँ का मोटिव है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आज का टॉपिक है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो टॉपिक होता है वो डील करता है एवरेज निकालने को लेके। एवरेज का जब हम बात करते हैं, हम लोग फिजिक्स में भी एवरेज निकाले हैं और इससे पहले वाला क्लास में भी एवरेज निकाले हैं। एवरेज का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का टोटल से किस चीज़ का एवरेज निकाल रहा है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अभी हमारे पास है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि यहाँ से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक मास होगा और हमारा क्या है, अगर मोल है तो मोल से डिवाइड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और ये कंटेनर में हमारे पास गैस ए बी और गैस बी भी फिल है। गैस ए जो हमारे पास है उसका हम ए से डिनोट कर रहे हैं, गैस बी को बी से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का सीधा सा मतलब होता है कि पहले टोटल मास ऑफ मिक्सचर लिखो, अगर हम मिक्सचर का निकाल रहे हो तो, और बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर लिखो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि गैस ए जो हमारा है वो ए से डिनोट है, गैस बी बी से डिनोट है। उसी तरह से जो गैस का M1 है वो मॉलिक्यूलर वेट को दिखा रहा है, गैस का M1 जो है मॉलिक्यूलर वेट को दिखा रहा है, और N1 जो है वो मोल ऑफ गैस को दिखा रहा है, मतलब गैस का मोल को दिखा रहा है। एक हमारा M1 मॉलिक्यूलर वेट को दिखा रहा है और N1 हमारा मोल को दिखा रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो एवरेज आएगा हमारा N1 M1 आएगा। N1 M1 की क्यों कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मास कैसे निकलेगा, उसके मोल से मास को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, मतलब उसका टोटल मास निकल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम N2 को M2 से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका टोटल मास निकल जाएगा। और बाय बोला है टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, तो मोल इसका कितना है, N1 होगा। किसके लिए, N1 M1 का मोल कितना होगा, N1 है, और N2 M2 का मोल कितना है, N2 है। तो इतना मेरे को पता चल गया कि मॉलिक्यूलर वेट एवरेज का फॉर्मूला ये तो एक क्या है, एज यूजुअल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आता है जिससे ट्विस्टेड फॉर्मूला से आता है, इसलिए हम इसका अल्टरनेट मेथड भी सीखना है हम लोग को। तो अल्टरनेट मेथड कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट अगर हमको एवरेज निकालना हो तो अल्टरनेट मेथड यही है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है पीवी को अगर हम यहाँ पे मोल की जगह पे आपको पता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है इनटू आरटी। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे ना कि मोल इक्वल टू आपका गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद आपका होता है गिवन मास बाय एवोगैड्रो। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया पहला, फिर उसके बाद गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, और एक हो गया आपका एसटीपी वाला 22.4 लीटर वाला, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। कहीं ना कहीं यहाँ से अगर हम वेट के जगह पे वॉल्यूम को यहाँ पे लाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी बाई पी हम लोग लिख सकते हैं। और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम को हम क्या डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हमारा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स की मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी लिख सकते हैं। और हम लोग को ये भी यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी बाई पी। इस फॉर्मूला को हम लोग बहुत सारे कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास पूछे कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कैलकुलेट करो तुम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालो, गैस का निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस का लाएंगे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस लिखेंगे, फिर हम लोग क्या है गैस कांस्टेंट लिखेंगे, फिर टेम्परेचर लिखेंगे, फिर बाय प्रेशर कर देंगे। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमारा मिक्सचर पूछे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका है, मिक्सचर का निकल जाएगा। उस वक्त अगर मान लो डेंसिटी मिक्सचर का दिया हो क्वेश्चन में तो डेंसिटी मिक्सचर का इसमें पुट करेंगे, फिर गैस फिर टी। तो इसी तरीके से अगर गैस का पूछे तो डेंसिटी गैस का पुट होगा, मिक्सचर का पूछे तो डेंसिटी मिक्सचर का पुट होगा। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो डेंसिटी है आपको ग्राम पर ml में होता है ना, या फिर केजी पर लीटर में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो हम लोग लिख रहे हैं ये एक एब्सोल्यूट डेंसिटी है। अब वी यूज एब्सोल्यूट टर्म, तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी और सिर्फ डेंसिटी। और एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो आपको पता है यूनिटलेस होता है। तो हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 8 में हम लोग डेंसिटी के ऊपर से बात किए हुए थे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये एब्सोल्यूट डेंसिटी मैंने जो लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है एब्सोल्यूट डेंसिटी यहाँ पे। और देखो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और यहाँ से फ्रेम हो सकता है कंबाइंड क्वेश्चन, तो उसके लिए भी फॉर्मूला तैयार है, और फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट तैयार है। कहीं ना कहीं देखो अगर आपसे मॉलिक्यूलर वेट एवरेज पूछ रहा है तो आपको मैंने बताया था कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेपर डेंसिटी बाई 2 होता है। क्या होता है, वेपर डेंसिटी बाई 2 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या है, मोलिकुलर, सॉरी यहाँ पे क्या था, वेपर डेंसिटी इजकल टू मोलिकुलर वेट बाय 2। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मोलिकुलर वेट इजकल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जब मिक्सचर का पूछ रहा है तो मिक्सचर का यहाँ पे हो जाएगा वेपर डेंसिटी। उसी तरह डेंसिटी भी हम अब इससे किसको इक्वेट कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट एवरेज वाला फॉर्मूला से, मतलब कि डी मिक्सचर इंटू आर टी बाय प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ठीक है। और आपको स्टेप 2 में आप ये भी लगा सकते हो, इतना निकालने के बाद जब आपके पास डेटा बचेगा तो आपको तो ये फॉर्मूला पता है कि मोलिकुलर वेट एवरेज का क्या निकल जाएगा, m1 n1 प्लस m2 n2 बाय n1 प्लस n2। अब इतने फॉर्मूला को यूज करने का कब समय आएगा हम उसके वक्त इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप पहले ये 2 क्वेश्चन को बनाओ जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप पॉज करो और बनाओ। एक गैसेस मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, एक का सॉल्यूशन देखो, हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है और ये मिक्सचर में जो है कि इसमें क्या क्या है, 3 मोल है, 3 मोल हमारे पास CO2 है और 6 मोल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, हमसे पूछा है एवरेज मास ऑफ मिक्सचर। तो सिंपली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज मास पूछा है ना, तो एवरेज मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है, यहाँ पे लगभग हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे मास कितना होता है इसका, क्योंकि 3 इंटू N1 इंटू M1 करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं 3 मोल है तो 3 इंटू, तो यहाँ पे हो गया 16 दूनी 32, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 44, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू इसका कितना निकल के आएगा 12 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पे 28। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा ना, बाय मोल कितना है आपका 2 क्यों होगा, यहाँ पे मोल हो जाएगा ना 6 3 9, यहाँ पे डिवाइड बाय 9, क्योंकि टोटल मोल कितना है 6 3 9। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, अब उसके बाद यहाँ से क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ पे देखो मोल, टोटल मोल यहाँ पे लिखो, तो N1 कितना है हमारा 3, N2 कितना है 6, तो यहाँ पे टोटल मोल 9 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 या 12 के 2 12 और 13 हो गया, और उसके बाद 8 हो गया 48 आएगा ना 4 बार में, फिर उसके बाद 12 16, यहाँ पे 9 हो गया, उसके बाद हो गया 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 10 0 बाकी 1 2 1 3, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, लगभग हम बोल सकते हैं कि ये 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। ठीक है, तो ये लगभग 100 मतलब कि 3 बार में। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि 33.33 आएगा ये वाला आंसर। तो कहीं ना कहीं आप जब सॉल्व करोगे तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गैस मिक्सचर कंटेन 3 मोल ऑफ CO2। ठीक है, गैस मिक्सचर है जिसमें 3 मोल हमारे पास क्या है, CO2 है, 3 मोल CO2 का है, 6 मोल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का है, और 2 मोल हमारे पास क्या है, SO2 का है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता है कि हमारे पास ये क्या है, गैस मिक्सचर होगा, इस गैस मिक्सचर में पूरे होंगे जितने भी ये तीनों है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एवरेज निकालना ना, एवरेज निकालना, उसके बाद हम लोग वेपर डेंसिटी निकाल देंगे। तो एवरेज मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा इस मिक्सचर का, अगर हम बात करते हैं इस मिक्सचर का एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा आपका 3 इंटू CO2 का कितना निकाले थे यहाँ पे 44, 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना निकाले थे 28, SO2 का भी तुरंत कितना हम लोग निकालें, SO2 का निकाल लेते हैं, SO2 का कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, 64 के आसपास आ जाएगा, है ना, 16 32 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 बाय 6 3 9 2 11। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये 38 पॉइंट कुछ आने वाला है। ठीक है, इसको हम 39 बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 39 बोल सकते हैं। और आपसे अब 39 आ गया तो आप ये मत टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे वेपर डेंसिटी बोला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेपर डेंसिटी होता है मोलिकुलर वेट बाय 2, तो यहाँ पे आराम से आप 39/2 करोगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 19.45 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 4 5 3 क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करो, पॉज करके हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर इफ डेंसिटी दिया हो 1.5 ग्राम पर लीटर। आपको पता चल गया होगा कि मोलिकुलर वेट निकालना है, और आपको डेंसिटी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है। तो क्या आप ये एवरेज मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला लगा दोगे? नहीं। जब आपको डेंसिटी दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैसे जाने कि हमको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्यों नहीं हमको ये लगाना है, क्योंकि उसमें देखो मोलिकुलर वेट कैलकुलेट ही करना है।
मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, उसके बाद प्रेशर आपको 2 atm दिया हुआ है। तो क्या आप ये यूज कर सकते हो क्या, देखो तो मॉलिक्यूलर वेट इजकल टू मोलिकुलर वेट इजकल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये भी गलत है, ये भी नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि वेपर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि मोलिकुलर वेट किसका निकालना है, कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, एक मोल आपके पास क्या है, 1 मोल गैस है, तो कहीं ना कहीं गैस है हमारे पास, तो उसका कितना है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे 1.5 लिखो। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपका आर कितना हो जाता है 0.821, ये कॉन्स्टेंट आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन में दिया हुआ है तो केल्विन में रहने देना है। उसके बाद प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करके आंसर देख लेना, ठीक है, कितना आएगा आप देखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं तो आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व ऐसा करो कि इसको सॉल्व करना लगभग 18.2 के आसपास आएगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा 18.2 के आसपास आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर CO एंड CO2, तो अब देखो कहीं कुछ इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं ना कहीं हमसे डेंसिटी पूछा है, गैस मिक्सचर का डेंसिटी पूछा नहीं, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 8, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर लीटर, तो डेंसिटी यहाँ पे कितना है, सेम है, वही क्वेश्चन के जैसा 1.5, डेटा भी सेम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, और प्रेशर कितना है 2 atm है। और हमको अगर क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, पर यहाँ किसका निकालना है, मिक्सचर का निकालना है, किसका निकालना है, मिक्सचर का निकालना है। तो हम यहाँ पे मिक्सचर का लिखेंगे और यहाँ पे सेम एज इट इज उसी तरह करके यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे सिर्फ मिक्सचर का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमसे मिक्सचर का पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, पहले ये लगाए अब ये लगा रहे हैं, तो पर चीजें वही है, पर आप सिर्फ चेंज हो रहा है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट 18.2 आएगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 18.2 आएगा। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4, तो उसका कितना है 38.3, तो वेपर डेंसिटी हमको दे दिया है 38.3 हमको दे दिया है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 270 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया हुआ है, हमको मोल्स निकालना है NO2 और मिक्सचर का, मतलब कि हमको मोल्स किसका निकालना है, NO2 का और N2O4 का हमको मोल्स निकालना है, फाइंड मोल्स। तो आपको मान लेते हैं, और कितना मोल्स, आपको टोटल मोल्स कितना 10 दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसका x होगा तो इसका कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा, कहीं ना कहीं टोटल मोल 10 है, इसका x मोल्स होगा उसमें, तो इसका कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा। तो इतना बात हम लोग को समझ में आ गया, और हमको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो हमको वेपर डेंसिटी तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारा मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी हमको दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो हमसे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो आप 2 इंटू 38.3 करो, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 76 के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 76 के आसपास आएगा। जब आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तो आप क्या करना है, यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट देखो, यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल गया, कितना मिल गया 76 मिल गया। और अब आप क्या कर सकते हो, अब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो ना, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो मॉलिक्यूलर वेट वाला। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक्स मोल्स दिया हुआ है, आपको एक्स मोल्स किसका NO2 का दिया हुआ है। NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप क्या करोगे मोल्स इंटू मास बाय मोल्स कर दोगे, तो इससे क्या आपको मिल जाएगा, आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, और वही एक्स का वैल्यू ही तो पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 46, और N2O4 का कितना हो जाएगा, N2O4 का हो जाएगा आपके पास 28, और यहाँ हो जाएगा 1664, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 6 8 1 9, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 46x प्लस यहाँ पे आपके पास 10 माइनस एक्स है ना, इसका मोल्स कितना है 10 माइनस एक्स, और ये कितना है हमारे पास N2O4 28 और ठीक है 1664, ठीक है, इंटू 64 कर दो बाय क्या करोगे, कितना मोल्स कितना है x प्लस 10 माइनस एक्स, ठीक है, इतना है। तो आपका x से x कट गया यहाँ पे,
और अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या क्या बचा, ये 10 आपका जो है एक्स एक्स जब कट गया तो यहाँ पे 760 हो जाएगा ना, ये 10 इधर चल जाएगा। 760 इक्वल टू 46x प्लस 64 640, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 640, इसको मल्टीप्लाई करोगे 640 माइनस 64x हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो देखो ये इधर जाएगा तो 760 माइनस 640 करो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 46x है और 64x को यहाँ पे माइनस करो तो 64 और 46 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 14 में से 6 किया तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लगभग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना 18x बचा और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे 2 और 120 तो x/18, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब इसको और सॉल्व करो फर्दर 960 और उसके बाद 3 टाइम्स में और ये हो गया 20 टाइम्स में। ठीक है, तो 20/3 आ रहा है तो ये x का वैल्यू निकल गया। तो अब आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या बोला था कि मोल्स ऑफ NO2 कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ NO2, तो कहीं ना कहीं हम मोल्स ऑफ NO2 को ले लिए तो इतना हमारे पास क्या आ गया, ये 20/3 मोल निकल गया। और इसको आप एक्यूरेटली ला सकते हो तो 3/20 करो तो लगभग आपका निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो आपका ये हुआ ये टॉपिक। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके देखो, आपको गारंटी समझ में आएगा क्योंकि एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम बोलते बोलते आपको कर ही देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम लोग यहाँ से परसेंटेज कॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है। अगर हम आपसे बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब किसी भी चीज़ में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, मान लो 2-4 चीज़ सब्सटेंस प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं हम कॉम्पोजिशन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि हमारा H2O है, H2O का अगर कॉम्पोजिशन अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि इसमें आपको 2 हाइड्रोजन एटम मिलेगा और 1 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। H2SO4 का क्या बोलोगे, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन है। उसी तरीके से अगर हम जब कॉम्पोजिशन का बात करते हैं, कॉम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये कंटेनर है, अगर इसमें A है, B है, C है, D है, तो ABCD क्या है, इसका कॉम्पोजिशन है इस मिक्सचर का। इस मिक्सचर का क्या है, कॉम्पोजिशन है। उसी तरीके से अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो हाइड्रोजन का अगर वेट का बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 1 होता है। यहाँ पे देखो अगर 1 × 16 हो गया क्योंकि 1 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ 16 हो गया। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि 18 ग्राम जो हमारा है वो 1 मोल ऑफ H2O के बराबर है। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो परसेंटेज होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम और एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है वो कांस्टेंट होता है और किसी भी मॉलिक्यूल्स किसी भी अमाउंट के लिए। तो अभी पहले आप इतना समझना कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे 18 ग्राम H2O, ठीक है, 18 ग्राम H2O में आप बताओ कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके तो ला सकते हो, पर एक आप याद कर सकते हो, कैलकुलेशन ये याद आपको रखना है 88.88%। कई बार पूछ दिया गया है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज H2O में कितना होता है, तो H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज ही होता है आपका 88.88%। अगर आपका 10 ग्राम भी हो फिर भी वो 88.88% होगा। अगर आपके पास कितना भी वेट हो पर आपसे सिर्फ ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा तो आप बोलोगे 88.88%। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी परसेंटेज एटम का और एलिमेंट का फिक्स होता है हमारे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में वो कांस्टेंट होता है। उसका परसेंटेज का बात कर रहे हैं, वो परसेंटेज फिक्स होता है। आप इस तरह से हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो और बहुत सारे एलिमेंट में अलग अलग का निकाल सकते हो। जैसे कि देखो अब हमारे पास पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। तो अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कितना अमाउंट हाइड्रोजन एटम का यूज हुआ है 1 मोल H2O बनाने में, तो हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम कितना अमाउंट यूज हुआ है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नन तो होगा नहीं तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर बोला है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ और वाटर। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। मास परसेंटेज अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना है ना तो सबसे पहले उसका टोटल मास उस एलिमेंट का लिख दो, उस एलिमेंट का टोटल मास एलिमेंट का लिख दो। उसके बाद क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड लिखो इनटू 100 लिखो। उस कंपाउंड का अगर मास परसेंट आपको निकालना है तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट लिखो, उसके बाद मास ऑफ कंपाउंड नीचे लिखो इनटू 100 लिखो। तो देखो टोटल मास ऑफ एलिमेंट कितना है हमारा, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम का तो यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद कितना है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का कितना है, किसका निकाल रहा है H2O का, तो H2O का लिखेंगे इनटू 100 लिख दिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन कौन सा है 2/18 इंटू 100। तो आपका ये सही हो जाएगा। 18/2 ये तो उल्टा करके लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो दिया हुआ है
मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का कितना है, बाय करके इंटू 100 कर दो, आपका निकल जाएगा ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला। डेट मीन्स की मास परसेंट किसी भी चीज का, किसी भी हाइड्रोजन एटम, किसी भी एटम का पूछा आपको इसी तरह से निकालना है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। अब हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज ऑक्सीजन एटम का इन वाटर में। तो मास परसेंटेज अगर हम बात करते हैं तो गिवन वेट कितना है, देखो अगर हम ऑक्सीजन एटम का बात करते हैं तो यहाँ पे होता है H2O में कितना ऑक्सीजन होता है, एक होता है, एक का कितना 16, तो 16 और मॉलिक्यूलर वेट कितना 18 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/18 इंटू 100। तो ये आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया, उल्टा था, ये भी गलत। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम। क्या बोला, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम ऑफ H2O। तो आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 18 ग्राम में कितना है। 18 ग्राम में अगर हम बात करते हैं H2O में क्या क्या है, 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है और उसके बाद 2 ग्राम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 16 ग्राम हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 18 ग्राम H2O में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि मास परसेंट 10 ग्राम H2O में कितना होगा, तो 10 ग्राम अगर हम H2O का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16/18 इंटू 10, और बाय टोटल मास कितना है, टोटल मास इसका कितना है 10 दिया हुआ है। ये तो मास क्या हुआ, गिवन मास, ये क्या हुआ गिवन मास 10 ग्राम में ये हुआ, और बाय 10 क्यों लगाए, क्योंकि ये टोटल मास था, तो यहाँ से 10/10 कट गया, तो यहाँ पे वैसा मेरे पास 16/18 और इंटू 100 भी करना था ना, क्योंकि मास परसेंटेज कहीं ना कहीं हमको मास परसेंट निकालने के लिए बोला। 16/18 इंटू देखो 100 आ गया ना, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 88.85% आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपने अगर 18 ग्राम H2O ले लो या 10 ग्राम ले लो, 10.6 ग्राम ले लो, कितना भी लो, आपका जो परसेंटेज आएगा इतना ही आएगा। ये सारे एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, पर एक आप ऑक्सीजन के लिए याद रखो 88.88% लगभग आसपास, 85 या 88 के आसपास आएगा, तो आपसे अप्रॉक्स ही पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा कि जो परसेंटेज होता है एटम्स और एलिमेंट का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, और किसी भी अमाउंट में सिर्फ हम अमाउंट चेंज करते हैं। ठीक है, कि सिर्फ क्वेश्चन में क्या होगा, अमाउंट और एटम और एलिमेंट चेंज होगा, अमाउंट और एलिमेंट चेंज होगा, पर क्या होगा, चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। परसेंटेज कितना होती है ऑक्सीजन एटम की या फिर किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट में कांस्टेंट होती है। जैसे देखो 18 ग्राम H2O है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा है 16 ग्राम, 10 ग्राम H2O है, तो अगर हमसे पूछा है तो कैसे निकालेंगे, 16/18 इंटू 10, फिर उसी तरह से 10 पे पावर 6 ग्राम H2O है, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 कितना ऑक्सीजन का होता है बाय 18, क्योंकि ये कंपाउंड में होता है, इंटू 10 पे पावर 6 करेंगे क्योंकि इतना का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे सॉल्व हुआ। इसमें कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है कि बोल रहा है वाटर प्रेजेंट इन ए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O हमारे पास में वाटर प्रेजेंट है X%। मान लेते हैं कि X कितना भी वेट हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई वेट है 100 वेट है, जिसमें से वाटर हमारा कितना है X% वाटर प्रेजेंट है। अब इस वेट को क्या कर दिया गया, 540 कर दिया गया। तो 540 जब वेट कर दिया गया तो हमने बताया था कि वेट को कितना भी कर दो, अगर हमारे पास X% किसी भी वेट में कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में अगर मेरे पास वाटर X% है, तो हम कितना भी वेट को बढ़ा दें, हमारे पास उसका जो अमाउंट होगा वो कांस्टेंट ही होगा, उसका जो अमाउंट होगा परसेंटेज होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो हमारा X% ही वेट क्या होगा, कंसिस्ट करता होगा हमारा 540 ग्राम भी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अगर X% हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में वेट कुछ वेट है, तो अगर हम उसको वेट को बढ़ा भी देते हैं 540 ग्राम भी कर देते हैं, तो उसका वेट नहीं चेंज होगा। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका था वाटर में ऑक्सीजन एटम के हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है द परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रोल, जिसको हम ZnSO4.7H2O से डिनोट करते हैं, इस अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इतना है। हमको बताना है कि क्या होगा परसेंटेज जिंक का। तो हमने बोला था कि जिसका परसेंटेज मान लो जिंक का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ 65 पहले जिंक लिखो, 65 मतलब इसका एटॉमिक मास लिखो, उसके बाद ZnSO4 7H2O का एटॉमिक मास अथी निकाल दो, क्या कहता है मोलिकुलर वेट निकाल दो। तो मोलिकुलर वेट इसका जब निकालोगे तो आप कर लेना कितना हो जाएगा 65, और यहाँ पे 32 सल्फर का 32, और ऑक्सीजन का कितना 64 हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है, और H2O कितना हो जाएगा 18 इंटू 7 करके देखना, 18 इंटू 7। तो जब आप पूरा करोगे तो आपका आ जाएगा 287, इसको करके देखना तो 287 आएगा, 287 इंटू 100। जब इतना आप सॉल्व करोगे, जब आप इतना सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्स आ जाएगा 22.65%, 22.65% आपका ये आंसर आ जाएगा जब आप ये प्रोसेस अपनाओगे। बस क्या करना है, परसेंटेज ऑफ जिंक 65/287, 287 वाई वी आर टेकन बिकॉज ऑफ द जो इसका मोलिकुलर वेट है ना, टोटल मास करना है ना,
ये जो जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखना है टोटल मास, मतलब कि जो इसका मास निकलेगा टोटल, दैट मीन्स की मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे इंटू 100 कर देना है, तो आपका जिंक का परसेंटेज निकल जाएगा कितना, 22.65%। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास कितना है, ये 6 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ये कैलकुलेशन कर लेना कितना होगा, ये कैलकुलेशन करके पहले बस 100 है, इसको 287 से भागा कर देना, आपको मिल जाएगा लगभग 22.65%। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेट एंजाइम इज 0.5%। तो यहाँ पे बोल दिया है कि जो सेलेनियम जो प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5% दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि द मिनिमम मोलिकुलर, ये देखो कॉन्सेप्ट है, मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालने के लिए बोला है पर ऑक्सीडेज का। तो मिनिमम मोलिकुलर वेट का सीधा सा मतलब होता है एक, मतलब कि एक निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5% दिया हुआ है, 0.5% दिया हुआ है, और आपको पता है कि मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालना है। तो मोलिकुलर वेट कितना है, सेलेनियम का मोलिकुलर वेट कितना है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में 78.4 दिया हुआ है, तो यहाँ 78.4 हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 78.4 हो गया, आपको मोलिकुलर वेट पता नहीं है तो यहाँ पे ऐसे कर दो। अब उसके बाद ये इधर जाएगा तो मोलिकुलर वेट यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 78.4 और 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कट गया। अब उसके बाद यहाँ से आपका 5 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है, 5 से डिवाइड कर दो 7084 को, ठीक है, ये आ गया 6 टाइम में, ठीक है। तो लगभग आपका ये आ जाएगा 8 टाइम्स में ना, तो ये आ जाएगा 1568, ठीक है, 1568-80 इतना आ जाएगा, ठीक है, 1568-80 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 भी करना है ना, परसेंटेज निकालना था ना, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, तो इंटू 100 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आएगा आपका टोटल 15 आएगा, पहले कितना आएगा पता है, देखो 15 6.8, अब इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, आपको दिख नहीं रहा होगा, स्वेटिंग यहाँ पे लग गया है, देखो सिर्फ फैन ऑफ रहता है इसीलिए, ताकि आवाज अच्छा से जाए। 15 6.8 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1580, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1.568 इंटू 10⁴, तो ये आपका क्या है, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि C3OX जो हमारे पास है, वो बोला है इस 47 कितना दिया हुआ है, 47.05%, 47.05% दिया हुआ है, और बोला है कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करना है, देखो मैंने बताया था कि इसको लिखना कैसे, इसको आपको लिखना है जैसे कि C3OX है ना, तो C3OX है तो आपको कैसे लिखना है, देखो ध्यान से, आपको C3OX दिया हुआ है, तो C3OX में आपको हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और उसके बाद कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन को 16 लेते हैं, और यहाँ x है तो 16x, तो पहले आप इसको ऐसे लिखने के लिए सीखो। अब उसके बाद बोला है कि परसेंटेज करना है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें आपको दिया हुआ है 47.05% दिया हुआ है, और आपको पता है कि आपको निकालना किसका है, ऑक्सीजन एटम का निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन एटम का। तो ऑक्सीजन एटम के लिए आपको 16x लिखो नीचे, और उसके बाद C3x यहाँ पे पूरा में लिख दो, 3 मतलब कि 48 48 12 कितना होता है, सॉरी 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 36 + 68x इंटू 100, ये इतना हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ये इसको आप सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, इसका आपका लग जाएगा, निकल जाएगा 2, x का वैल्यू 2 निकल आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व करो इसको इधर कर दो, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करो, और देखो इसका आंसर x = 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो अब हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है 9, और आप बोल सकते हो कि 10 और 11, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये 11 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको देखो, अगर आप बोल रहे थे इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखो सॉल्व कर ही देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं कहीं ना कहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर देते हैं डिटेल में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर, आप कैलकुलेशन तो खुद कर लेना, बस आप इसको इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36, उसके बाद कितना हो जाएगा 4705 इंटू 16x, ठीक है 16x, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1600x। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा x = 2, x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 10 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट किया और सबसे पहला मेंबर फॉर्म किया होमोलोगस सीरीज का,
एल्किन का, और वो क्या है, मीथेन है। तो मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4 होता है। जब CH4 होता है, बोला है सिर्फ मोलिकुलर वेट निकालने के लिए, कुछ मत करना है बस, इसलिए इसको क्या करना है, यहाँ 12 हो गया प्लस 4 हो गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये रिवीजन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम बात करते हैं, एक गैसियस मिक्सचर बोला है, कंटेन 0.3 Na molecules of compound X, weight 19.2 ग्राम एंड 0.25 Na molecules अनदर कंपाउंड जिसका वेट है 11 ग्राम। मोलिकुलर वेट निकालना है एक्स और वाई का। तो हमने क्वेश्चन पढ़ दिया, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ हिंट है जो आप कर सकते हो, इसका ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का, तो बोला है कि गैसेस मिक्सचर है जो कंटेन करता है 0.3 Na molecules। 0.3 Na molecules कितना वेट उसका कितना है, वेट उसका है 19.2 ग्राम। कितना है, 19.2 ग्राम। फिर उसके बाद बोला है कि हमारे पास 0.25 Na molecules है जिसका वेट कितना है, जिसका वेट है हमारे पास 11 ग्राम। कितना है, 11 ग्राम। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0.3 Na में 19.2 ग्राम है, तो एक में कितना होगा 19.2 बाय 0.3 Na। तो अगर हम Na में पूछेंगे तो क्या बोलोगे, 19.2 0.3 इंटू Na, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0.3, यहाँ पे Na तो था ही, यहाँ पे Na क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करोगे तो Na का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ के लिए, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा लगभग, आप देख सकते हो कि आपका यहाँ लगभग वैल्यू हो जाएगा 44। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये डेसिमल गया, देखो 44 आएगा। एक मैं करके दिखा देता हूँ, 192 से करो, ठीक है, 318, 64 आएगा, लगभग 64 आएगा। तो Na का वैल्यू 64 आएगा, गलती हो गया, 44 नहीं आएगा, 64 आएगा। अब देखो 0.25 के लिए भी उसे निकालो, 0.25 तो एक Na के लिए कितना आएगा, 11 ग्राम। इसके लिए निकालो 11 ग्राम बाय 0.25 Na इंटू Na से Na कटा और इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग आपका 44 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 44 ग्राम आएगा। जब आप इसको 11 बाय 25 को सॉल्व करोगे, ये 0 0 ऊपर जाएगा ना, तो 25 को 1100 से भागा तो 44 आएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 बाय 44, आपका आंसर हो जाएगा 64 बाय 44, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 फिर आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कितना है, क्या है, 0.33% हमारे पास क्या है, Fe है, मतलब आयरन है। उसका वेट कितना दिया हुआ है, 67,200 ग्राम। कितना दिया हुआ, 67,200 ग्राम। और बोला है नंबर ऑफ आयरन एटम जो प्रेजेंट कितना है, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन में, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, हमारे पास Fe एटम है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज हीमोग्लोबिन का दिया हुआ है, तो 0.33 लिखो। उसके बाद आपको पता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या, पहले वेट लिखोगे किसका, आयरन का कितना मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं X मॉलिक्यूल्स है, तो X इंटू कितना लिखोगे, 56, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 56 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास टोटल वेट कितना दिया हुआ है, टोटल वेट हमारे पास दिया हुआ है 67,200 दिया हुआ है ना। तो अब X का वैल्यू निकाल लो, 0.33 बाय यहाँ पे हो जाएगा 67,200, और ये यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये डेसिमल आएगा तो नीचे आएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितना आया, 56। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आ जाएगा 3.96, और जो बराबर हो जाएगा आपका 4 का। तो यहाँ पे 4 Fe एटम होगा, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन सीखे हैं, और उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, पर आवाज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका आप याद रखना, ठीक है। बस आपको भी इसी तरह हार्डवर्क करना है और समझना है चीज़ों को। तो लगभग हम लोग 11 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन और क्या कहता है एवरेज एटॉमिक वेट को अच्छी तरीके से सीख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपेरिकल फार्मूला सीखेंगे और कंसंट्रेशन टर्म को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं